हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 9th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जो कि है हमारा संख्या पद्धति। अब ये जो चैप्टर है काफी आसान सा चैप्टर है। बेसिकली इस चैप्टर में जितनी भी बातें हम जानने वाले हैं उनमें से अधिकतर बातों के बारे में तुमने पीछे क्लास में अगर मैथ में ध्यान दिए हो तो लगभग आधी से ज्यादा बात जो है तुम्हारा वहां पर कवर हो जाता है। तो एक बार जो जो हमने पहले पढ़ा है इससे पहले उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देन आगे इस चैप्टर में क्या पढ़ना है हमको उसके बारे में बात करते हैं। और पहला चैप्टर देखे तो बिल्कुल रिवीजन है हमारा, उससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है। और इस पहला चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा टाइप्स ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार के होते हैं और जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या बोले तो वैसा नंबर जिसका प्रयोग हम लोग गिनती के रूप में करते हैं। यहाँ जो जनरल लाइफ में तुम दुकान जाओगे क्या बोलोगे? एक टॉफी चाहिए, दो टॉफी चाहिए, एक पेन चाहिए, दो पेन चाहिए, ठीक है, 1 केजी चावल चाहिए, 2 केजी चावल चाहिए। तो गिनती के लिए हम जिस भी संख्या का प्रयोग करते हैं ना, उस संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले एग्जाम्पल्स में कि प्राकृतिक संख्या का जो हमारा कलेक्शन होगा, जो समूह होगा, वो क्या होगा? तो ये होगा हमारा n बराबर 1 2 3 4 5 और इस तरह से सो ऑन करते करते हम आगे जा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर हमारे मन में ये आया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? क्या बोले हमने बोला सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, हमने कहा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, ये बता दो। तो ये यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है ये 1 है। और यहीं पर अगर हम बात करें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या के बारे में, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या है? इनफाइनाइट है। मतलब इसके बारे में हम जानकारी नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 करते करते हम बहुत दूर तक जा सकते हैं और अंत में क्या आएगा इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। अब ये 1 2 3 4 5 को हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। कहीं भी आएगा तो ये नेचुरल नंबर होगा ही। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नंबर है यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर दूसरा जो नंबर है वो क्या है उसके बारे में जरा बात करेंगे। दूसरा जो यहाँ नंबर है वो है पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। यहाँ पर क्या होता है? देखो, प्राकृतिक संख्या से तो हमारा काम चल रहा था, दिक्कत था नहीं, लेकिन कहीं कहीं हमको कैलकुलेशन में, जब बड़ी कैलकुलेशन खास करके करने के लिए जाते थे तो वहां पर हमको होता था समस्या, और कहीं कहीं कैलकुलेशन में यहाँ पर दिक्कत होता था। इस वजह से जीरो का इन्वेंशन हुआ, है ना। और जीरो के इन्वेंशन के बारे में बता दे, ये हमारे भारत के साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट साहब ने जीरो का आविष्कार किया था, है ना। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात। तो यहां पर क्या किया गया? जीरो को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब संख्याओं का एक ऐसा समूह बनाया गया, एक ऐसा कलेक्शन बनाया गया जिसमें जीरो भी आता हो। अब जब जीरो आने के बाद जो संख्याओं का समूह होगा वो होगा कौन सा? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इट मीन्स होल नंबर को हम लोग W से सूचित करते हैं, और ये होता है हमारा कौन सा? जो प्राकृतिक संख्या है वो तो होगा ही 1 2 3 4 5, ये सब का सब तो आएगा ही, लेकिन इस समूह में हमारा ये जीरो भी यहाँ पर आ जाता है। इस प्रकार से जो हमारा होल नंबर का समूह बनता है वो बनता है 0 1 2 3 4 5। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया, साथ ही साथ मेरे मन में भी आया, क्या 1 2 3 4 5 तो हमने ऊपर बताया प्राकृतिक संख्या? बिल्कुल है। और 1 2 3 4 5 तो यहाँ पर पूर्ण संख्या भी है, बिल्कुल भी है। कहने का क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हैं हम? कहना ये चाहते हैं कि जीरो को छोड़कर, ध्यान से देखना, जीरो को छोड़कर, ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी जो है वो होल नंबर है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है सबका सब कौन सी संख्या है? सबका सब पूर्ण संख्या है, जीरो को छोड़कर। दूसरी बात है, यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हमने कहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, है ना। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? बोले तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यहाँ पर क्या आ रहा है? हमारा जीरो आ रहा है, जीरो। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी? ये बोले तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। ये बोले तो अभी फिर से हम बता दें, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को निकालना संभव नहीं है,
क्योंकि हम लोग इनफाइनाइट तक जाते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ तक हम लोग जाते हैं, काउंटिंग करके आगे कहीं तक जा सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलो ये आगे बढ़ा जाए, चलो यहाँ पर आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर आगे देखिए कौन सा संख्या है हमारे सामने, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कि पूर्णांक क्या होता है। आगे किसको देखना है हमको, पूर्णांक। इसको हम नीचे कर ले जरा। पूर्णांक क्या होता है, यानी कि इंटीग्रल्स क्या होता है। आ जाओ जी, इंटीग्रल्स बोले तो पूर्णांक क्या होता है। अब जब थोड़ा सा और आगे हमने देखा और आगे हमने बात किया, तो कुछ ऐसी संख्याओं की जरूरत महसूस हुई जिसके बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। जैसे जैसे ये सपोज ये रामलाल है, रामलाल दुकान जाता है, ठीक है। ये एक दुकान गया और दुकान जाने के बाद जो है ये 50 रुपया का सामान लेता है, लेकिन इसके पास देने के लिए जो है ना सिर्फ 30 रुपया है। तो 30 रुपया को तो अभी यहाँ पर दे देगा दुकानदार को। अब ये 20 रुपया बच रहा है। अब इस 20 रुपया को दर्शाने के लिए हमारे पास कोई नंबर तो था नहीं, जरूरत तो था। तो यहां पर आता है हमारा इंटीग्रल्स, यानी कि माइनस वाला नंबर, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, इंटीग्रल्स यानी पूर्णांक संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जेड से। किससे सूचित करेंगे, पूर्णांक संख्या को हम लोग इंडिकेट करेंगे जेड से, ठीक है। और इसमें आता कौन कौन सा नंबर है, जितनी भी माइनस वाली संख्या है, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। इस तरह से ये सभी के सभी नंबर जो है ये हमारा पूर्णांक नंबर हो जाता है, यानी पूर्णांक संख्या हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि माइनस में जितना भी नंबर आएगा, ठीक है, और प्लस में जितना भी नंबर आएगा वो तुम्हारा पूर्णांक संख्या कहलाएगा। बेसिकली पूर्णांक अगर यहाँ पर तुम गौर से देखो तो तुमको कुछ और बातें यहाँ से निकल के आने वाला है। देखो यहाँ से यहाँ तक नंबर 0 में है, ये माइनस में है, यहाँ से यहाँ तक नंबर प्लस में है, ठीक है, और मिडिल में क्या है, 0 है। तो पूर्णांक बेसिकली 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, कौन सा बोले तो धनात्मक पूर्णांक, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इंटीगर इंग्लिश में। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और तीसरा होता है हमारा शून्य पूर्णांक, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या बेसिकली 3 प्रकार का होगा, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक को हम लोग 1, 2, 3, 4 ये हमारा धनात्मक पूर्णांक है। बेसिकली कह सकते हैं जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो धनात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या का जितना भी नेगेटिव मान होगा, -1, -2, -3, -4 ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है। और शून्य पूर्णांक में तो हमारा 0 आता ही है। तो पूर्णांक बेसिकली 3 प्रकार का होगा। एक बात और यहाँ पर समझने वाली है कि ऊपर हमने देखा नेचुरल नंबर, ध्यान से देखना है। यहाँ पर कुछ बातों को क्लियर कर लेना बेहद ही जरूरी है ताकि तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए ऊपर हमने क्या देखा है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होता है 1, 2, 3, 4 और 5, ये होता है नेचुरल नंबर। फिर हमने देखा होल नंबर। होल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। और फिर हमने देखा इंटीगर्स, इंटीगर मीन्स जेड, और इसका जो कलेक्शन होता है वो -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब का सब पूर्णांक संख्या है, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब का सब क्या है, पूर्णांक संख्या है। जितने भी पूर्ण संख्या है वो सब का सब जो है वो पूर्णांक संख्या है। बातें समझ में आ रही, सभी प्राकृतिक संख्या और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या ना तो यहाँ पर पूर्ण संख्या है ना ही हमारा प्राकृतिक संख्या है। इस बात को तुमको यहाँ से ध्यान रखना है क्योंकि आगे क्वेश्चन में ये काम आने वाला है। चलो यहाँ से अगर तुमको और ज्यादा अगर तुमको डीपली चाहिए तो ये हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन बोले कि बताओ 2 कौन सी संख्या है, तो 2 कौन सी संख्या होगा जरा बता दो। क्या बोलेंगे, ये प्राकृतिक संख्या भी है, ये पूर्ण संख्या भी है और ये पूर्णांक संख्या भी है।
लेकिन अगर हम बोले -2 कौन सी संख्या है तो क्या बोलोगे? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अभी तक जितना हमने पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीगर्स है, यानी कि पूर्ण संख्या है। क्लियर है बात? आगे बढ़ा जाए, चलो। तो यहाँ पर हमको आगे देखना है कि परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होता है। अगर रेशनल नंबर की बात करेंगे, अगर रेशनल नंबर को समझने के लिए जाए तो यहाँ पर तुमको एक बार फिर से थोड़ा सा हम रिवीजन करवा दे। हमने इंटीगर्स यानी कि z बराबर क्या पढ़ा है? हमने इंटीगर्स में पढ़ा है कि इंटीगर हमारा प्लस और माइनस में जितना भी नंबर होता है ना, वो होता है इंटीगर्स। ठीक है, जैसे ये तुमको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये क्या है? इंटीगर्स। यानी कि माइनस और प्लस में जितना भी नंबर होगा वो तुम्हारा इंटीगर्स होगा। शर्त बस यह है कि ये कुछ इस प्रकार से ना लिखा हो। अगर ये ऐसा लिखा हुआ है या फिर ऐसा लिखा हुआ है तो ये यहाँ पर इंटीगर्स नहीं होगा, चाहे प्लस माइनस में हो। अब यहाँ पर परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी एक फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और pq पूर्णांक होना चाहिए। pq क्या होना चाहिए? हमारा पूर्णांक होना चाहिए। तो ये जो नंबर है वो हमारा क्या कहलाएगा? ये जो नंबर है ये हमारा कहला जाएगा तुम्हारा कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। फिर से समझो, अगर p/q के रूप में यानी पूर्णांक के रूप में कोई संख्या लिखा है जहां पर q बराबर 0 नहीं है और pq पूर्णांक है, तो हमारा जो भी नंबर है वो हमारा परिमेय संख्या होगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमने पूर्णांक के बारे में क्या बताया कि वो माइनस और प्लस में जो भी नंबर रहेगा वो पूर्णांक होगा। जैसे एक उदाहरण अगर हम पकड़े कि क्या 2/3 जो है ये परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। अब सवाल उठता है 2/3 को हम परिमेय संख्या बोलेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 भी पूर्णांक संख्या है और 3 भी क्या है? पूर्णांक संख्या। इसी तरह से -3/4 को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर -3 भी पूर्णांक संख्या है और 4 भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। इसी तरह से अगर हम देखेंगे -1/2 ये कौन सी संख्या है? ये भी परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से -1 भी पूर्णांक संख्या और 2 भी पूर्णांक संख्या। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखेंगे हम, है ना, तो यहाँ पर जो Q का रूप है, Q जो है यानी कि जो हर में है ना, जो नीचे में है, वो कहीं भी 0 नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऐसा लिखा 3/0 तो ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, या -5/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि 0 तो पूर्णांक संख्या है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है परिमेय संख्या के डिफिनेशन में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब एक बात और समझ लो, यहाँ पर नेचुरल नंबर को हम लोगों ने क्या लिखा था? ये लिखा था हमने 1 2 3 4 5, ये इसको हमने लिखा था नेचुरल नंबर। अब क्या नेचुरल नंबर को ध्यान से देखना, क्या नेचुरल नंबर को इस रूप में लिखा जा सकता है? 1/1 2/1 3/1 4/1 और 5/1, वैल्यू तो वही रहने वाला है। और ये एक भी पूर्णांक है, नीचे में है वो भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर हमको समझ में क्या आता है कि सभी प्राकृत संख्या, ध्यान से देखना, सभी प्राकृत संख्या यहाँ पर जो है ये होता है परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। क्लियर है बात? चलो ठीक। इसी तरह से अगर हम W को देखें यानी कि होल नंबर को देखेंगे, होल नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर ये होता है 0 1 2 3 4 5, ये हमारा होल नंबर है। इस हिसाब से सभी के नीचे में 1 तो है, क्योंकि भाग देंगे 1 से तो उतना ही आएगा, सबके नीचे में 1 ही है ना। मतलब ये भी देखो 0 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 1 पूर्णांक है। मतलब कहने का ये है कि सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या यहां पर हमारा परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्लियर है बात इतनी? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ इंटीगर्स को देख लो। इंटीगर्स में तो ये सब आ जाता है। कौन सब? जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 और इस तरह से हम चलते हुए चले जाएंगे। इसको भी लिख सकते हैं -3/1 -2/1 -1/1 0/1 1/1 2/1 और 3/1, जहां पर
ऊपर वाला तो पूर्णांक है ही, साथ ही साथ सब के नीचे में एक है वो भी पूर्णांक है। इसका मतलब सभी पूर्णांक संख्या ये पूर्ण संख्या होगा। यहाँ पर देखो, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हमारा सॉरी यहाँ पर ये पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या, सभी पूर्णांक संख्या यहाँ पर परिमेय संख्या है, परिमेय। ये हो गया तुम्हारा। चलो जी आगे बढ़ा जाए, यहां तक बातें क्लियर है। देखो समझना हर एक बात को बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझोगे नहीं तो इस पे आधारित क्वेश्चन है हमारा पहला एक्सरसाइज में, जो तुम कर नहीं पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो अब यहां पर आता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? व्हाट इज इरेशनल नंबर? तो जाहिर सी बात है, इरेशनल नंबर का अर्थ है कि जो पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं होगा। ध्यान से देखना, है ना, इरेशनल नंबर की डिफिनेशन में जिसको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, रूप में नहीं लिख सकते हैं, जाहिर सी बात है। अब इसका मतलब क्या है? जहां पर q डज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू यहां पर हमारा पूर्णांक होगा। बेसिकली यहां पर समझने वाली बात है, ये तो डिफिनीशन है, वैसी संख्या जिसे p बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और पी क्यू पूर्णांक है, ये तो डिफिनीशन है। समझेंगे कैसे कि कौन सा संख्या हमको दिखेगा वो अपरिमेय संख्या होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं समझना है, देखो जरा ध्यान से। यहां पर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, कहने का मतलब √3 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √5 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √7 ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, √8 ये भी पूर्ण तरह बाहर नहीं निकलेगा, √11 ये सब का सब जो है ना अपरिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, चलो अभी इतना समझो। दूसरी बात है, दूसरी बात यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर कोई नंबर का पैटर्न कुछ इस प्रकार से 2.14 144 1444, तो ये भी हमारा कौन सा संख्या होगा? ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इस पैटर्न पर अगर कोई नंबर लिखा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो इस तरह से हमको यहाँ से समझ में आता है कि तुम्हारा अपरिमेय संख्या किस प्रकार से दिखता है। अब थोड़ा हम और डिस्कस कर दे कि अपरिमेय संख्या को यदि परिमेय संख्या से गुना करेंगे ना तो वो भी अपरिमेय संख्या आएगा। जैसे कि 2√3 है, 5√2 है, ठीक है, तो ये भी हमारा अपरिमेय होगा। अगर परिमेय अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 2 + √3 है, 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय है, तो ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। जैसे 3 - √2, अगर 3 यहाँ परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? दोनों अपरिमेय यहाँ से हो जाएगा। फिलहाल इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करने वाले हैं, तो अभी के लिए बस इतना तुमको समझना है। आगे देखा जाए। अब यहाँ पर आता है कि वास्तविक संख्याएं क्या है। देखो वास्तविक संख्या को समझने के लिए एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है 1 2 3 4 यही होता है, ठीक है। दूसरा पढ़ा है हमने होल नंबर। होल नंबर का जो कलेक्शन होता है 0 1 2 3 4 ये होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा है यहाँ पर इंटीगर्स, जिसका जो कलेक्शन होता है -2 -1 0 1 2, ये हमारा इंटीगर्स है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, जिसमें हमने देखा है 2/3 -1/2 -5 ये सब का सब परिमेय संख्या है। इसके बाद हमने पढ़ा है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में हमने क्या पढ़ा है? अभी जो पढ़ा है हमने √3 √5 √7, ठीक है। और इन सारे नंबर को अगर तुम एक कलेक्शन में रख दो तो ये होता है हमारा रियल नंबर। कौन सा नंबर होता है ये? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के अंदर में परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, यहाँ से अपरिमेय संख्या सब आ जाता है, ठीक है। क्लियर है बातें यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए।
यहां पर हमको आगे बात करना है कि भाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम कंपोजिट नंबर क्या होता है, और जरा इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखो भाज्य संख्या का मतलब क्या होता है। देखो दो संख्या हम लेते हैं, भाज्य अभाज्य दोनों इसी में क्लियर कर देते हैं, हालांकि आगे है। चलो 1 से लेकर 10 तक की संख्या लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक में काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखेंगे, एक किस किस से डिवाइड होगा, केवल और केवल एक से। ठीक है, दो किस किस से डिवाइड होगा, मतलब दो में किस किस से भाग लग सकता है, एक और दो से लग सकता है। तीन में किस किस से भाग लग सकता है, एक और तीन से भाग लग सकता है। चार में किस किस से भाग लग सकता है, एक से, दो से, चार से भाग लग सकता है। पांच में किससे भाग लग सकता है, एक और पांच से भाग लग सकता है। छह में किससे भाग लग सकता है, एक से, दो से, तीन से और छह से भाग लग सकता है। ध्यान से अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दो प्रकार का संख्या यहाँ पर नजर आ रहा है। एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल जो है एक और अपने आप से विभाज्य है। ठीक है, और एक ऐसी संख्या है जो केवल एक और अपने आप से तो विभाज्य है ही, साथ ही साथ वो किसी एक और संख्या से विभाज्य है। ठीक है, किससे विभाज्य है, एक और संख्या से विभाज्य है। ठीक है, यहां पर बात करें, एक को छोड़ के बात कर लेते हैं। अगर दो को देखते हैं हम, तो दो जो है एक और दो, यानी एक से डिवाइड है और अपने आप से डिवाइड भाग लग रहा है। तीन को देखते हैं तो तीन भी वो सेम बात है, एक और अपने आप से भाज्य है। चार को अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये एक और अपने आप से तो विभाज्य है ही, साथ ही साथ दो से भी विभाज्य है। तो ये दोनों का दोनों नंबर जो है, ये कौन सी संख्या है, ये हमारा अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। और यहां पर देखेंगे चार, ये हमारा कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो अगर हम इसका डिफिनीशन बनाए ना, क्या बनाएंगे, वैसी संख्या जो एक और केवल एक और अपने आप से विभाज्य होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। हमने कहा वैसी संख्या जो केवल एक और अपने आप से विभाज्य हो, अपने आप से भाज्य हो, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। ठीक है, वो कहलाएगा अभाज्य संख्या। जैसे 1 3 5 7 उदाहरण डाल देते हैं यहाँ पर। 1 3, एक नहीं होगा ये, 3 2 भी हो सकता है, 5 7 11 13, ये सब का सब यहाँ पर अभाज्य संख्या हो गया। ये भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा, एक और अपने आप के अलावा एक और संख्या से भाज्य हो, एक और संख्या से भाज्य हो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब हमारा भाज्य संख्या यहाँ से निकल के आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया हमारा भाज्य और अभाज्य, समझ में आ गया। चलो जी आगे बढ़ा जाए। आगे है हमारा भाज्य अभाज्य तो आ ही गया। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। देखो अगर मान लो दो संख्या या तीन संख्या या चार संख्या का समूह है, ठीक है, जैसे यहां पर हम मान लेते हैं 2 है, 3 है, और यहां पर हमारा कितना है, हम ले क्या ले 2 है, 3 है, चलो 2 3 ही पहले पकड़ते हैं। इस समूह में देखेंगे तो 2 3 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब क्या है, अगर हम 4 देखें और 6 देखें, तो 4 का गुणनखंड हमारा 2 गुने 2 होता है और 6 का गुणनखंड 2 गुने 3 होता है। तो यहाँ पर दोनों में जो गुणनखंड है ना,
उसी को उभयनिष्ठ गुणनखंड बोलते हैं। 4 और 6 के गुणनखंड में दोनों में 2 हमारा मौजूद है, इसका मतलब 4 और 6 के गुणनखंड में 2 हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसी तरह से अगर हम देखें 8 ले ले, 12 ले ले, ठीक है, तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 होता है हमारा 8, यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 होता है हमारा 12। मतलब कहने का ये है कि यहाँ भी हमारा 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड नजर आ रहा है। तो अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह है और उसमें कोई भी एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाता है, जैसे कि 2 और 3 हो गया। ठीक है, देखो जैसे 12 और यहां पर हमारा क्या ले ले, 12 के बाद ले लेते हैं हम क्या, 12 और 13। 12 और 13, देखो 12 और 13 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा नहीं है। और भी ले सकते हैं हम 14, 15 और एक लेते हैं हम 33। क्या ये सहअभाज्य संख्या होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 15 में भी 15 का गुणनखंड भी 3 है और 33 का गुणनखंड भी क्या है, 3 है, इसलिए यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, फिर बात करें अगर 11, 12 और 13 पकड़े तो 11, 12, 13 में हमारा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये जो हमारा समूह बन रहा है यह सहअभाज्य संख्या, यहाँ पर सहअभाज्य संख्या का समूह यानी कोप्राइम नंबर का समूह यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, क्लियर है बातें? आगे बढ़ा जाए, चलो आगे हमको यहाँ पर बात करना है कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो सम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से भाज्य हो। क्या होता है? 2 से भाज्य होता है। और विषम संख्या वैसी संख्या होता है जो 2 से भाज्य नहीं होता है, 2 से भाज्य नहीं होता है। ठीक है, सम और विषम को पहचानने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। जिस भी संख्या, देखो 0, 2, 4, 6, 8 ये तुम्हारा सम संख्या है। इसी तरह से 1, 3, 5, 7, 9 ये विषम संख्या है। ठीक है, अब अगर कोई बड़ा संख्या है और उसके अंत में ये सारी संख्याएं आ रहा है, इनमें से कोई भी संख्या आ रहा है, तो वो हमारा सम संख्या होगा। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 तो हमने बता ही दिया। अगर हम लिख रहे हैं 1, 4, 14 लिख रहे हैं तो 14 के अंत में 4 है, इसका मतलब ये सम संख्या हो जाएगा। जैसे हम लिख रहे हैं 2, 2, 4, 8, अब यहाँ पर 248 के अंत में 8 है, 8 सम संख्या है, तो ये भी हमारा सम संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लिखते हैं 2, 3 तो यहाँ पर 3 विषम है और किसी भी संख्या के अंत में अगर 3 आता है तो ये हमारा विषम होगा। जैसे कि 33 हो गया, 33 भी क्या होगा, विषम होगा। जैसे कि 45 है, 45 में 5 विषम है और 5 जिस भी संख्या के अंत में आएगा वो हमारा विषम संख्या तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है? अब एक बात आता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होता है, तो जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है तुमको, सबसे छोटी सम संख्या तो 0 है और सबसे छोटी विषम संख्या यहाँ पर 1 है। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या की बात करेंगे तो सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या यहाँ पर हमारा 9 है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो तुमको यहाँ पर ध्यान रखना था। तो ये हमारा इस तरह से एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा। आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या क्या, एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल है ना उसमें क्या क्या प्रश्न है और जरा इसके बारे में हम बात करते हैं।